क्लास 9 के बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई? भाई क्लास 9 में आके कैसा लग रहा है जरूर बताना। और अभी पीए हुए हैं, अभी टेस्ट हुए हैं, कैसे हुए हैं ये भी बताना। भाई कुछ के बहुत अच्छे हुए होंगे, कुछ के थोड़े बहुत सही सही हुए होंगे। तो भाई जिसमें तुम लोगों को अभी से मेहनत करनी चाहिए। और जैसा कि अभी समर वेकेशन चल रही है तो हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस समर वेकेशन को बहुत अच्छी तरह से ग्रैब करें और इस टाइम को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। तो भाई हमारे जो ओजी सीरीज ऑफ आईसीएससी क्लास 10 दैट इज बैक बेंचर सीरीज इज नाउ फॉर 9th एज वेल। तो हम लोग ने 9th क्लास के लिए भी बैक बेंचर सीरीज स्टार्ट करी है। और भाई 10th का ही रोड मैप है ना। हमारा मेन फोकस होता है कि हमारे 10th में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। बोर्ड से घर वाले बोलते हैं और हर कोई बोलता है, रिलेटिव कहता है भाई बोर्ड्स में देखेंगे कितने अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। तो हर कोई बोलता है। तो ये बोर्ड है क्या भाई? बोर्ड कुछ नहीं है, नॉर्मल एग्जाम है, इतना प्रेशर नहीं लेना है। बट उस बोर्ड से पहले आपका एक और साल है, दैट इज 9th। अगर आपका ये साल अच्छा गया तो आपका बोर्ड जरूर अच्छा जाएगा। ऐसे ही लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द बायोलॉजी दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो हमारे 9th क्लास में पहला लेक्चर यही है और हमारे बैक बेंचर सीरीज में क्लास 9th के लिए पहला लेक्चर यही है, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो भाई तुम लोग ने क्लास 6th में ही पढ़ लिया था कि सेल होता क्या है और तुम लोगों को रफली आइडिया है। बट बहुत सारे होंगे जो ये सब भूल चुके होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा लोग, हम लोग वापस से वही स्टार्टिंग पढ़ेंगे कि भैया सेल है क्या, सेल क्या होता है, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स हैं, कैसे कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या क्या वो बना रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज ही। और इस लेक्चर में तुम लोगों को सारा ये चैप्टर तो समझ में आ जाना है, ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से एक कॉपी निकालो और पेन निकालो और स्टार्ट हो जाओ। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेल। अच्छा मैं तुमसे बोलूं कि सेल होता क्या है, तो बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि मैम जो सेल जो हमारे रिमोट में लगता है ना, हमारी वॉचेस में लगता है, वो सेल शायद से नहीं। वैसे हमारी बॉडी, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी बॉडी में क्या होता है, सेल होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है। कि भैया अगर तुमने एक सेल निकाल दिया तो वो सेल सेपरेट फंक्शन कर सकता है, वो सेल सेपरेट फंक्शन कर सकता है, वो है हमारा सेल, है ना। सेल तुम लोग सुनते आ रहे होगे, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपने पहला चैप्टर सही से पढ़ा है तो भाई व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम लोग सुनेंगे कि क्यों है भाई सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो पहला लिखा हुआ है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट। फंडामेंटल भाई बेसिक, अगर ये नहीं होगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, है ना। स्ट्रक्चरल जैसे मैंने कहा, ये जैसे हमारे पास एक वॉल है, इस वॉल में क्या है, इस वॉल में क्या है, ब्रिक्स है। तो इस वॉल की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, ये ब्रिक। इस वॉल की ये स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, ब्रिक। भाई वॉल में ब्रिक 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 बहुत सारे ब्रिक्स लगाए, उसमें सीमेंट डाला और हमने क्या बना दिया, एक वॉल बना दी। तो वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मेरी तुम्हारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी होगी, सेल से। किससे बनी होगी, सेल से। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। फंक्शनल मतलब भाई अगर तुमने सिर्फ एक सेल को अलग कर दिया वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो विदाउट सेल हो। उसके पास अगर एक सेल है तो एक ही सेल है, वही सेल सारे फंक्शन कर रहा होगा। अगर उससे ज्यादा सेल है तो वो सारे सेल्स डिवाइड करके फंक्शन कर रहे होंगे, पर कर रहे होंगे, है ना। तो हमारा यही जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उससे हमको पता चला कि भैया किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए क्या चाहिए, फंडामेंटल यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट क्या है, दैट इज हमारा सेल। दैट इज हमारा सेल। सबसे छोटी यूनिट इज सेल। ये तुम लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा था, है ना। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया, which is capable of independent existence and performing the essential function of life। सारे essential function कर सकता है। मैंने तुमको बोला कि अगर हम एक सेल से ही सारे फंक्शन, मतलब लाइक हमारा जो सेल है, जैसे तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, है ना, ऑफ एनी मैटर।
तो वैसे ही हमारा सेल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। अगर तुमको सेल मिल गया है वो अलग से फंक्शन कर लेगा सारे, वो सबसे स्मॉलेस्ट है और वो उस इंडिविजुअल की बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। एसेंशियल फंक्शन है। चल अब भाई डिस्कवरी किसने करी, तो देखो डिस्कवरी के लिए हमारे पास रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कॉर्क ऑफ द ट्री, मतलब क्या होता है कि हमारे जो मोटे मोटे ट्रीज होते हैं जो बहुत पुराने हो चुके होते हैं, उनकी जो बार्क होती है उस बार्क पे डेड सेल्स होते हैं। उस बार्क पे क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। उन डेड सेल से उन्होंने एक स्टडी करी और उससे बताया कि भाई सेल नाम की कोई चीज होती है, अब देखो कैसे डिस्कवरी करी। पहले तो उन्होंने एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया, क्योंकि सेल को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, विदाउट माइक्रोस्कोप आप सेल को नहीं देख सकते। मोस्ट ऑफ द सेल, अभी मैं बताऊंगी कि कौन कौन से देखे जा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द सेल्स को आप अननेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, अब उन्होंने पहले एक माइक्रोस्कोप बनाया और ये जो माइक्रोस्कोप था ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। ये कैसा माइक्रोस्कोप था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। 2 लेंसेज यूज करे और उससे क्या मिलता है, तुम लोग जानते हो कि माइक्रोस्कोप का काम होता है कि छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देना, तो वही क्या करेगा, ये छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देगा। तो उन्होंने क्या लिया, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। सबने शैंपेन की बोतल देखी है, शैंपेन की बोतल के ऊपर जो उसका कैप होता है, उसको बोलते हैं कॉर्क। उसको क्या बोलते हैं? कॉर्क। उसकी थिन स्लाइस उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर डाली तो उन्होंने देखा कि टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उन्हें एक चीज याद आई कि भाई कि टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स मतलब कैसे हैं, स्मॉल कंपार्टमेंट्स की तरह हैं। तो वहां पे एक वर्ड था सेला। क्या वर्ड था? सेला। तो उधर से सेला मैं लिख दे रही, वो वर्ड क्या था? सेला, लैटिन वर्ड था। इस सेला वर्ड से हमारा क्या आया? सेल आया। इस सेला वर्ड से हमारा क्या आया? सेल आया, which means सेला means small rooms, small compartments। अब उन्होंने जब ये देखा था, जब स्लाइस को मतलब वो हमारा कॉर्क को अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर डाला तो उन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे। उन्हें क्या दिखे? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे। ऐसे उन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे, जिसको उन्होंने बोल दिया ये क्या है? ये उनका सेल है। ये स्मॉल छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स क्या है? ये सेल है ना। ये उन्होंने, सॉरी ये गलती से मैंने गलत बना दिया, नहीं थोड़ा तिरछा बना दिया, पर ठीक है। ये उनको क्या दिखा? ये सेल्स दिखे। तो इन्होंने कहा कि ये जो स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं इनका नाम उन्होंने क्या रख दिया? सेल रख दिया। इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? सेल रख दिया। अब देखो यार, मैंने बताया उन्होंने क्या लिया? कॉर्क लिया। कॉर्क इज अ डेड पार्ट, है ना। अगर बार्क की भी बात करें, बार्क के बाहर जो बार्क का बहुत बड़ा पार्ट हम लोग कह रहे थे वहां से लिया, तो वो भी क्या है? वो भी डेड है। तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी? इन्होंने डिस्कवरी तो करी, पर किसकी? इन्होंने डिस्कवरी करी डेड सेल की। किसकी करी? डेड सेल। और कहां से करी? डेड सेल्स की डिस्कवरी करी और कहां से करी? कॉर्क से। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया कि अब इन्होंने और क्या ऑब्जर्व करा? द सेल ही ऑब्जर्व वर एक्चुअली डेड सेल्स। उन्होंने ऑब्जर्व किया डेड सेल्स को और ओनली देयर एम्प्टी सेल वॉल्स आर विजिबल। तो हमारी क्या दिख रही थी? सिर्फ सेल वॉल्स दिख रही थी, क्योंकि भाई डेड है तो डेड सेल्स में क्या ही होगा? ना ही प्रोटोप्लाज्म होगा, ना ही हमारे ऑर्गेनल्स होंगे, कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा सही से। तो मतलब वो सारी चीजें भी काम नहीं कर पाएंगी। तो वो क्या हो गई? सिर्फ उनको क्या दिखा? सेल वॉल दिखी। सिर्फ उनको क्या दिखी? सेल वॉल दिखी। फिर भाई क्या हम लोग डेड सेल से ही सब कुछ पढ़ रहे हैं? नहीं, एक और साइंटिस्ट आए, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। तो ये जो हमारे एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक थे, इन्होंने क्या करा? इनकी एक आदत थी। इनको क्या था? इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था और ये माइक्रोस्कोप में हर चीज को देखते थे, हर चीज को। कपड़ा है तो कपड़े को देख रहे हैं, उनको छोटी छोटी चीजों को देखने की बहुत आदत थी। तो इन्होंने पॉन्ड के वाटर को एक बार स्टडी करी। इन्होंने किसकी स्टडी करी? पॉन्ड के वाटर की। पॉन्ड के वाटर में इनको मिले क्या?
सेल्स, लिविंग सेल्स मिले, इनको क्या मिले, लिविंग सेल्स मिले। और उधर से भाई हमारी किसकी डिस्कवरी हो गई, हमारे लिविंग सेल की डिस्कवरी हो गई। हमारे किसकी डिस्कवरी हो गई, लिविंग सेल की डिस्कवरी हो गई। भाई इन्होंने क्या बनाया, built the first simple microscope। ये ऐसा कुछ इनका माइक्रोस्कोप दिखता था, यहाँ आपको आंख लगानी होती थी, बहुत छोटू सा होल था। अब उस छोटू से होल में तुम आंख लगाओगे तो तुम्हारी आंखों में बहुत जोर पड़ेगा, है ना। बट he is very fond of microscopes, he loves microscope। तो बहुत सारे माइक्रोस्कोप बनाए, लगभग 400 माइक्रोस्कोप्स बनाए इन्होंने, लगभग 400 माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। ऑल्दो ही वर्क एज, ये लिखा हुआ है, और जिसकी कैपेसिटी क्या थी, मैग्नीफाइंग पावर कितनी थी कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 200 टाइम्स बड़ा दिखा सकता था, 200 टाइम्स। और उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप में क्या देखा, लिविंग सेल को देखा। कहां से, पॉन्ड वाटर से, पॉन्ड वाटर से। तो उनको पता चला कि भैया ये क्या है, ये हमारा सेल है। और ये ऐसे डिस्कवरी हुई हमारे लिविंग सेल की। तो डेड सेल डिस्कवर करने वाले हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक डेड सेल डिस्कवरी करिए, है ना। और हमारे लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाले एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, हुक, है ना, ल्यूवेन हुक या हॉक, एच रह गया, HOEK, ल्यूवेनहॉक, ठीक ठीक ठीक। फिर अब उन्होंने देखा क्या, उन्होंने क्या देखा, उसके बेसिस पे देखो। इससे पहले क्या आ गई थी, इसके बाद 2 साइंटिस्ट आए थे, स्लाइडेन एंड श्वान। उन्होंने क्या दी थी, सेल थ्योरी दे दी। उन्होंने बता दिया कि भैया ये सेल थ्योरी है और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो करते हैं, ये सेल थ्योरी और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देम कि उन्होंने क्या कहा, स्लाइडेन आए, उन्होंने 1838 में, देखो तुम्हारा कभी भी आईसीएसई बोर्ड कभी भी आपको ये डेट्स नहीं पूछता है, बट अगर आपके स्कूल में पूछी जाती है तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर तो नहीं पूछते हैं, ज्यादातर स्कूल्स में नहीं पूछी जाती, यहाँ पे हमारे जो ऑफलाइन बच्चे कभी नहीं पूछी जाती उनसे। तो अगर आपके में पूछी जाती है तो आप एक बार जरूर ध्यान देना। 1838 में, कब आए, 1838 में उन्होंने कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने क्या बोला, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स है, जितने भी प्लांट्स है, सब में क्या होगा, सेल होगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। देन 1839 में एक साल बाद ही हमारे एक और साइंटिस्ट आए, थियोडर श्वान। उन्होंने बोला कि ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो भी किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए, वो भी किससे मिलके बने हुए, सेल से। अब इन दोनों ने मिलके क्या दी, सेल थ्योरी दी। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी, जो बताती है कि सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। अगर वो बना है तो सेल से बना है, काम कर रहा है तो सेल से कर रहा है ना। फिर थोड़ा टाइम लगा, बट 1858 में रुडोल्फ विर्शॉ है। कौन है, रुडोल्फ विर्शॉ। उन्होंने इस सेल थ्योरी को थोड़ा एक्सपैंड किया और बोला, उन्होंने ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने बोला था ओमनी सेलुले ए सेलुले, है ना। उन्होंने बोला ये इसका बड़ा सा नाम, इसका मतलब क्या है कि भैया जितने भी नए सेल बनेंगे वो किससे बनेंगे, पुराने सेल से बनेंगे। जो नए सेल अराइज होंगे पुराने सेल से अराइज होंगे, है ना। अब कैसे अराइज होंगे, डिवीजन के थ्रू, है ना। कौन सा डिवीजन, अब 2 टाइप के डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। आपको अभी नहीं पढ़ना, आपको 10th में पढ़ना है, वो आपको 10th में पढ़ना। ये चैप्टर यार याद करके रखना, ये 10th में काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। तो इस चैप्टर को भूलना नहीं। बहुत सारे ऐसे 9th के चैप्टर हैं जो ऐसा ब्रिज काम करते हैं 10th के लिए, तो आपको वो भूलने नहीं है, आपको वो याद करके रखने और एकदम सोच के रखने कि भाई यहाँ मुझे ये याद होना चाहिए, तो याद करके रखो बिल्कुल ध्यान से। जो भूल रही हूँ वो करो, ठीक है। चलो अब
अब इनके अकॉर्डिंग सेल थ्योरी क्या हो गई। इसके बाद सेल थ्योरी के 3 मेजर पॉइंट्स आए जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट, क्योंकि स्कूल एग्जाम्स में पोस्टुलेट के नाम से बहुत क्वेश्चन आता है। राइट द पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी, स्कूल एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। तो पहला, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग सेल। जितने भी लिविंग थिंग है सबकी स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट कौन है? सेल है। सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके भी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट है। फिर नए सेल, ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पुराने सेल से अराइज होंगे बाय डिवीजन, बाय डिवीजन। और हर नया सेल कहां से अराइज होगा? पुराने सेल से अराइज होगा बाय डिवीजन, बाय डिवीजन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अब हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं सेल का शेप जानने के लिए, साइज जानने के लिए, कितने प्रेजेंट होते हैं और भाई उसके अंदर क्या क्या होता है, अब हम लोग को वो जानना है। अब हम लोग धीरे 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 चैप्टर में बहुत डीप जाने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। पहले बात करते हैं सेल साइज की। तो अगर हम लोग साइज की बात करें तो भैया हर मतलब सेल जो है उसका साइज डिफर करता है, उसका साइज डिफर करता है। ठीक है, और हर सेल का साइज, जो अलग अलग सेल्स हैं हर सेल्स का साइज सेम नहीं होता, वेरी करता है। ठीक है, सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन, अलग से देख सकते हो आराम से अननेड आइज से, बट मोस्ट ऑफ देम आर माइक्रोस्कोपिक। मैंने तुम लोग से बोला था कि सारे मतलब बहुत ज्यादा सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही कम होते हैं जिसको तुम अननेड आइज से देख सकते हो, जिनको तुम अननेड आइज से देख सकते हो, मतलब ऐसे बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हो, बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हो। ठीक, एवरेज साइज की बात करें एनिमल सेल के, कहां से? 5 to 20 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 to power -6, 10 to power -6 है ना। और अगर इसको हम मिलीमीटर में करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 to power -3, 10 to power -3। समझ में आया? तो कितना छोटा है 10 to power -6, भाई कितना छोटा हो सकता है तुम ये सोचो, है ना। ठीक ठीक ठीक। फिर स्मॉलेस्ट सेल जो हमें पता है दैट इज माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा का दूसरा नाम है दैट इज PPLO, दैट इज PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, PPLO। भाई ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्कूल में, स्मॉलेस्ट सेल का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना क्या हो गया? PPLO। ठीक है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देन मेजरिंग कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर, मतलब अगर 1 मीटर में कितना होगा? 10 to power -7, 10 to power -7 है भाई, इतना छोटा है ना। तो ये हो गया हमारा प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का क्या? डायमीटर। अब लार्जेस्ट सिंगल सेल्ड क्या है? लार्जेस्ट सिंगल सेल इज ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का एग विच इज अबाउट 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 15 सेंटीमीटर का है डायमीटर, इतना बड़ा है, इसको तुम आराम से देख सकते हो। फिर लॉन्गेस्ट सेल आर नर्व सेल्स, हमारे नर्व सेल्स हैं जिनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तुमने अपना जब वो पढ़ा था क्या बोलते हैं सब नर्वस सिस्टम, उसमें पढ़े हैं न्यूरॉन्स कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कहाँ हमारे पास यहाँ जगह है, चलो यहीं बना देते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे न्यूरॉन्स का, कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये आप लोग ने पढ़ा है। थोड़ा रफली बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बस याद आना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रैनवियर, ये सब पढ़ा है आपने, है ना। तो ये हमारा क्या है? न्यूरॉन है। ये भाई 1 मीटर तक हो सकता है, ये हमारा क्या है? न्यूरॉन है, नर्व सेल है, और ये इसकी लेंथ 1 मीटर तक हो सकती है। ठीक है ठीक है ठीक है, अप टू 1 मीटर, अप टू 1 मीटर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर स्मॉलनेस ऑफ सेल और ग्रेटर एफिशिएंसी, जितना छोटा सेल उतनी ज्यादा एफिशिएंसी, जितना छोटा सेल उतनी ज्यादा एफिशिएंसी। सेल जनरली रिमेन्स स्मॉल इन साइज एंड दिस इज
फॉर टू रीजन, दो मेन रीजन है. डिफरेंट रीजन ऑफ अ सेल कैन कम्युनिकेट with each other rapidly from the cell to the function effectively. देखो छोटा होगा तो इधर रीजन आराम से, अगर जितना छोटा होगा उतनी जल्दी कम्युनिकेशन हो जाएगा बिटवीन द रीजन और फंक्शन भी अच्छी तरह से हो जाएगा. बट सेल हैव अ लार्ज सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, अगर उनके पास क्या है, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो राज है फॉर ग्रेटर डिफ्यूजन, ग्रेट डिफ्यूजन हो सकता है सब्सटेंसेस का इन और आउट. अगर सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो क्या है, ज्यादा है, ज्यादा, ये एरो रिप्रेजेंट्स ज्यादा. अगर ज्यादा है तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. फिर बात करते हैं सेल के शेप की. अब देखो एक बात मैं तुमको बहुत कायदे से समझा दूं कि सेल का शेप डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे. सेल का शेप डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे. ठीक है, मैंने कहा न्यूरॉन, इधर लेते हैं. एक हमारा ये बहुत प्यारा सा एम नाम का लड़का है, सेकंड क्लास में पढ़ता है, जो जिसकी लाल है. हाँ, ये ऐसे ही हम लोग चूहा बनाते थे बचपन में, तो मैं ऐसे ही इसका चूहा बना दिया मैंने. ठीक है, और ये हमारा प्यारा, ठीक है, एक ये माउस हो गया, ये रैट लिख लेते हैं यार, और ये क्या है, ह्यूमन. ठीक है, ठीक. अब रैट का नर्व सेल और ह्यूमन का नर्व सेल स्ट्रक्चर क्या होगा, एकदम सेम. इन दोनों के नर्व सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, एकदम सेम. क्यों व्हाई? बिकॉज इनका फंक्शन क्या है, सेम है. बिकॉज दे हैव सेम फंक्शन. इनका फंक्शन क्या है, सेम है. तो उसकी वजह से दोनों का शेप क्या होगा, सेम होगा. साइज डिपेंड कर सकता है, वेरी कर सकता है. इट्स डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म. इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म. ठीक. सेल वेरी ग्रेटली इन शेप सच एज डिस्क लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है ना. The shape of the cell is related to the function it performs. तो किस पे है भाई, कि क्या फंक्शन कर रहा है, उस पे है. जैसे रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज है ना. तो हमारी जो आरबीसीज है वो कैसी होती है, बायकॉन्केव, वो सर्कुलर होती है. To pass through narrow capillaries and transport oxygen effectively. क्यों होती है डिस्क लाइक, क्योंकि आराम से कैपिलरीज की वॉल से भी क्या हो सके, पास हो सके, आराम से भी कैपिलरीज की वॉल से पास हो सके. इसलिए वो कैसी होती है, डिस्क लाइक होती है. फिर बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल की, WBCs. व्हाइट ब्लड सेल अमोबॉइड शेप होती है. जैसे अमीबा की कोई शेप नहीं होती फिक्स शेप, वैसे ही हमारी WBCs की भी कोई फिक्स शेप नहीं कर सकती. इनेबलिंग देम टू परफॉर्म सूडोपोडिया एंड स्क्वीज थ्रू कैपिलरी वॉल्स. तो ये क्या करती हैं, डायपेडिसिस करती हैं. क्या करती हैं, डायपेडिसिस का मतलब होता है कि कैपिलरी की वॉल से बाहर आ जाना. इज नोन एज डायपेडिसिस. और ये कौन करता है, WBCs करती हैं, है ना. ये कौन करता है, WBCs करती हैं. देन आता है हमारा नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन बोलते हैं. लॉन्ग होता है, ब्रांच होता है. किसमें हेल्प करता है, टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, सिग्नल ट्रांसपोर्ट करता है. हमने इधर मारा तो हमारा सिग्नल गया ब्रेन में, तो ये सिग्नल किसने ट्रांसपोर्ट करा, नर्व सेल ने ट्रांसपोर्ट करा. ठीक है, बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, ब्रांच होता है. देन गार्ड सेल अगर ऐसे बीन शेप का होता है, किडनी बीन शेप का होता है, ये होते हैं गार्ड सेल्स. ये क्या है, गार्ड सेल्स. और ये किसमें हेल्प करते हैं, ये जो स्टोमेटल पोर है, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं. कि जब इनको सनलाइट, मतलब क्या करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, क्लोज करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, ओपन करना है ना. तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं. किसमें हेल्प करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में. चलो, बीन शेप्ड सेल और रेगुलेट क्या करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं. फिर नंबर्स की बात करें तो भैया
हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म में, है ना। और ह्यूमंस में 3.2 ट्रिलियन सेल्स हैं, ट्रिलियंस। चलो अब अगर हम लोग बात करें किसी ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक सेल, एक मतलब यूनि, वन मतलब यूनि, तो ये कैसा हो गया यूनिसेल, ये कैसा हो गया यूनिसेल। यही सिंगल सेल सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, उसके सारे बेसिक फंक्शन जो जो उसको करना है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, यही सिंगल सेल कर रहा होगा, यही सिंगल सेल, है ना, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल दैट परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शन। सारे बोला, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं सिंगल सेल। अब थोड़े ज्यादा सेल्स, है ना, तो कुछ होते हैं फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इनमें थोड़े ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है पर थोड़े ज्यादा, तो फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे हो गया स्पाइरोगाइरा, जैसे हो गया स्पाइरोगाइरा, लिख दे रही हूँ, स्पाइरोगाइरा फ्यू सेल्ड, फ्यू सेल्ड है, कैसा है फ्यू सेल्ड है, फ्यू सेल्ड, स्पाइरोगाइरा इज फ्यू सेल्ड, है ना, है ना, है ना। ये फिर मल्टी सेलुलर, बहुत सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स, और वो सारे क्या कर रहे होंगे, एक साथ वर्क कर रहे होंगे, वो सारे क्या कर रहे होंगे, एक साथ वर्क कर रहे होंगे, उनको हमने बोला है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बींग्स हो गया, मैंगो प्लांट हो गया, बहुत सारी चीजें जो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स हैं, है ना। अब तुम लोगों ने सुना होगा सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम मिला के पूरा एक इंडिविजुअल बनता है ना। तो यही होता है सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा एक इंडिविजुअल बनता है, दैट इज ऑर्गेनिज्म बनता है। चलो अब बात करते हैं बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला पार्ट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देखो भाई हमारा सेल जो है एक छोटा बॉडी की तरह काम करता है, एक छोटे बॉडी की तरह काम करता है। छोटी बॉडी मतलब हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन करेंगे, वैसे ही सेल की बॉडी में टाइनी ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, जिनको क्या बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। और यही ऑर्गेनेल्स किस में हेल्प करते हैं, हमारे सेल को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। अब हमें उन्हीं ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है कि भैया ये ऑर्गेनेल्स कैसे वर्क कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। तो भैया हम लोग जानते हैं सेल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड टिश्यू में हैव डिफरेंट शेप, स्पेशल फीचर्स, बट दे ऑल फॉलो अ बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, तीन बेसिक पार्ट। पहला सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जैसे ये क्या है सेल मेम्ब्रेन, क्या करेगी, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, आउटर बाउंड्री दैट इंक्लोजेस सेल एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक। देन उसके अंदर आता है न्यूक्लियस जो क्या है, कंट्रोल सेंटर है हमारे सेल का, और इसके अंदर क्या होगा, हमारा जेनेटिक मटेरियल। हमसे बोला जाता है ना कि हम मम्मी की तरह दिख रहे हैं या पापा की तरीके, कोई आता है कहता है अरे तुम इनके बच्चे हो, हमारी शक्ल देख के पहचान लेता है ना। तो हमारी शक्ल देख के कैसे पहचानता है, ये जीन्स हमें किससे मिलते हैं, ये हमें जेनेटिक मटेरियल किससे मिलता है, हमारे मम्मा पापा से मिलता है, हमारे पेरेंट्स से मिलता है। देन साइटोप्लाज्म, जेली लाइक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, कैसा है, फ्लूइड है, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, अब देखो न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। मैं प्लाज्मा लिख देती हूँ यार, उसको कभी कभार मान लेना प्लाज्मा है ना, प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि भैया सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा और हमारा न्यूक्लियस होगा। मेनली तीन चीज हमने न्यूक्लियोप्लाज्म एक्स्ट्रा तुमको बता दिया है। चल नेक्स्ट बात करते हैं, अब सेल के अंदर होते हैं क्या, मैंने तुमको बताया टाइनी ऑर्गन्स जिनको हम लोग बोलेंगे सेल का ऑर्गेनेल्स, जिनको हम लोग सेल का क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। तो जो हमारा सेल है वो कैसा है, सेल ऑर्गेनेल्स आर द लिटिल ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इनके पास they have a
डिफिनाइट शेप, उनकी खुद की शेप है, स्ट्रक्चर है और स्पेसिफिक फंक्शन, ये यही काम करना है तुमको, तुम दूसरा काम नहीं करोगे। जस्ट एज ऑर्गन परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे हमारी बॉडी में हर ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे सेल की बॉडी में उसके ऑर्गेनल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, क्या है, लिविंग पार्ट है, और वर्क करते हैं साथ में, जिससे कि क्या बन सके, जिससे कि हमारा पूरा जो काम हो सके, है ना, हम पूरी अच्छी तरह से फंक्शन कर सके, हम पूरी अच्छी तरह से फंक्शन कर सके। बात करते हैं पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, बात करते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये क्या है, ये एवरी यूकैरियोटिक सेल इज सराउंडेड बाय अ थिन delicate elastic firm plasma membrane, this is known as cell membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हो, सेल मेम्ब्रेन बोलते हो। ये कैसी होती है, सिलेक्टिवली फॉर्म, जैसे 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 आप लोग भी होंगे कि आप लोग हर किसी से बात नहीं करते हो, कुछ होते हैं जिनका नेचर बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, वो हर किसी से बात करते हैं, बट कुछ होते हैं जो सिर्फ कुछ लोगों से ही बात करते हैं, दे आर सिलेक्टिवली, दे आर सिलेक्टिव, कि मैं इससे बात करूंगा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इससे बात करूंगा, मैं उससे बात करूंगा। तो ऐसे ही क्या होता है, आप लोगों ने देखी होगी चाय वाली छन्नी, है ना, चाय वाली छन्नी। अब ये जो चाय वाली छन्नी है, इसमें जब तुम चाय डालते हो बना के, तो क्या होता है, चाय जो एज अ लिक्विड है वो नीचे निकल जाता है, वो नीचे आ जाता है, और जो चाय पत्ती है वो क्या रह जाती है, सीव में रह जाती है, वो क्या है, सेलेक्टिवली परमेएबल, मतलब कुछ ही चीज उसके थ्रू जाएंगी, सारी चीजें उसके थ्रू पास नहीं हो पाएंगी, है ना। दिस इज नोन एज सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल इसी को बोलते हो कि कुछ सब्सटेंस जाएंगे, कुछ सब्सटेंस नहीं जाएंगे, ठीक है, मीनिंग इट अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू देम, ठीक। केमिकली इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ऐसे देखो, ये देखो, एक है क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है, तो ये एक लेयर हो गई, ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई, देन दूसरी साइड भी 2 लेयर है, मतलब एक और साइड है। तो ऐसे ये क्या पूरा बना रही है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना रही है, जैसे मैंने कहा, एक मिनट रुक जाओ, मुझे ये रख लेने दो, हाँ, जैसे मैंने कहा, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोबाइलिपिड की लेयर, ये ऊपर क्या है, दोनों जगह हेड्स होंगे, दोनों जगह हेड्स होंगे, यहाँ पे भी हेड होगा और यहाँ पे भी हेड होगा, और अंदर साइड क्या होगी, टेल होगी, क्योंकि टेल कैसी है, हाइड्रोफोबिक है, और हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मतलब, हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग, वाटर को अट्रैक्ट कर सकता है, हाइड्रोफोबिक मतलब दूर रहेगा वाटर से, ठीक है। इट परमिट्स यूजफुल सब्सटेंसेस टू एंटर द सेल एंड अलाउ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस टू लीव, अच्छे सब्सटेंस आओ, गंदे सब्सटेंस जाओ। Thus, the plasma membrane regulates the movement of the material into and out of the cell. अंदर बाहर का काम किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। चलो, it provide and maintain the shape of the cell, provide mechanical support for the production of internal structure of the cell, अंदर वाले structures के लिए काम कर रही है ना। it allow only useful substances to enter into the cell, अंदर जाएगा वही जो अच्छा होगा, उस इंसान से मैं बात करूंगी जो अच्छा होगा, बाकी किसी से नहीं करूंगी, है ना। it does not allow harmful substances to enter into the cell, ना हार्मफुल लोगों से बात नहीं करने का, है ना। it provides specificity to the cell, कि भैया इस सेल भी हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा कि भैया ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है। देन आती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है भैया, एक एडिशनल ऊपर वाली लेयर है, मतलब ये जो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है, बट सिर्फ किसमें, सिर्फ होगी हमारे प्लांट सेल, सिर्फ होगी हमारे प्लांट सेल, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, कौन, सेल वॉल। और प्लांट्स में ये बनी होती है सेलुलोज से, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। तो इन प्लांट सेल आर नॉन लिविंग रिजिड सेल, ये क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, सेल वॉल है, और ये क्या प्रोवाइड करेगी, रिजिडिटी मतलब फर्मनेस प्रोवाइड करेगी। प्लांट एक जगह खड़े रहते हैं, है ना, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितनी ठंडी हो, चाहे जितनी आंधी आए, खड़े रहते हैं। ये नहीं कि चलो भैया बहुत बारिश हो रही है, घर के अंदर चलते ना,
वो एक ही जगह खड़े रहते हैं रिजिडिटी की वजह से, नहीं मूव कर सकते यार, नहीं मूव कर सकते वो। इसीलिए एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि अगर होती तो रिजिडिटी आ जाती। तो क्या आ जाती? रिजिडिटी। हम लोग भाई थक जाए, मतलब हम लोग इधर उधर नहीं मूवमेंट कर पाते, रिजिड हो जाते, एक ही जगह फर्म हो जाते, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स, इन प्लांट्स याद रखना। बाकी फंजाई, जिसको फंगस बोलते हो, मशरूम बोलते हो, उसमें जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। इट इज फ्रीली परमेबल। एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, कौन है? एक्सट्रोवर्ट पर्सन है। क्या भाई, तुम भी बात करेंगे, तुमसे भी बात करेंगे, तुमसे भी, सबसे बात करेंगे। कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे हमने बात ना करी हो, है ना। Allowing substance in solution to move in and out easily around, ठीक। The cell wall gives the cell a definite shape, एक shape दे रही है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, और इलास्टिसिटी टू विदस्टैंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स। तो भैया ये जो स्ट्रेस है, गर्मी, आंधी, तूफान, बारिश, खड़े रहते हैं बेचारे, है ना। ठीक, अब हमें ये ज्यादा नहीं, तो हमारे ये आगे चलते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। अब अगर सेल वॉल के फंक्शन की एक बार दोबारा बात कर लें, इट प्रोवाइड्स एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। क्या रखना, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है एज वेल एज इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। प्लांट्स आर एबल टू बियर स्ट्रेस स्ट्रेन बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल। स्ट्रेस और स्ट्रेन किस लिए ले रहे हैं भैया? सेल वॉल। भैया कुछ अच्छा है उनके पास, है ना। चलो देन बात करते हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म की। अब प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। इसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं, मतलब जितना भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, चीजें बनना, चीजें टूटना, ज्यादातर में हेल्प कौन करता है? हमारा प्रोटोप्लाज्म हेल्प करता है। और ये कैसा है? ये लिविंग सब्सटेंस है, और कैसा है? फ्लूइड है। कैसा है? फ्लूइड है ना। प्रोटोप्लाज्म refers to the living substance of a cell. It is present inside the cell and responsible for carrying out all life activities. कहा मैंने तुम लोगों से, है ना। कैसा है? ट्रांसलूसेंट फ्लूइड है, जैसे कि कैसे दिखेगा? कलरलेस दिखेगा, ग्रेश या ब्राउनिश भी दिख सकता है। अब इसका केमिकल कॉम्पोजिशन, वेरी कॉम्प्लेक्स। तो अभी तक हम लोग स्टडी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जैसे ही इसको सेल के बाहर निकालो, ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है, उसकी वजह से केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इट केमिकल कॉम्पोजिशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड मे वेरी स्लाइटली फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे, है ना। However, all protoplasm contain क्या बेसिक सबसे एलिमेंट्स हो सकते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, फास्फोरस। ये तो नॉर्मल है, बट ऐसे नहीं मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? किसी ना किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे। ऐसे ही नहीं कि आयरन पड़ा है ना, या तो मेटेलिक सॉल्ट में होगा या कोई कंपाउंड में होगा। These elements occur in the form of compound, देखा, जैसे कि वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल सॉल्ट्स इस वे में प्रेजेंट होंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ कंप्लीट एक्यूरेट केमिकल एनालिसिस, अभी तक नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि इट लूजेस इट्स लिविंग नेचर एज सून एज इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। जैसे ही इसको रिमूव करोगे, ये अपना लिविंग नेचर छोड़ देगा, तो इसका अभी तक केमिकल तुम एनालिसिस पूरी तरीके से नहीं कर पाए हो। फिर दूसरा, अभी मैंने तुम लोग को साइटोप्लाज्म पढ़ाया था, क्या है? सेमी लिक्विड है, ठीक। It occupies most part of the cell within the cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन, ये इधर क्या होगा? सब साइटोप्लाज्म, सब क्या होगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसको तुम अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो तुमको ये कैसे दिखेगा? कलरलेस दिखेगा, पार्टली ट्रांसपेरेंट दिखेगा, और समवॉट वाटरी, पानी जैसा दिखेगा। Many chemical reactions takes place in the cytoplasm, बहुत सारी chemical reactions हो रही हैं। Living cytoplasm is always in a state of some movement, कोई movement हो रहा होगा। The cell organelles are embedded in the cytoplasm. Cytoplasm में ही हमारे अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं। अब पहला सेल ऑर्गेनेल दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। कौन सा? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? नेटवर्क है डबल मेम्ब्रेन का। ER is the network of double membrane spread throughout the cytoplasm. देख, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखता है और पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, ठीक है।
It is very fine in structure and can be seen only with electron microscope. सिर्फ किससे देख सकते हो? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से. The outer end of the ear is connected to the cell membrane. Outer end किससे connected होगा? Cell membrane से. और inner वाला किससे connected है? हमारे न्यूक्लियस से. While the inner end is connected to the nuclear. एक सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होगा, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होगा. देखो अब ER is of two type. एक 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 है RER और एक है SER. क्या बोला? क्या बोलते हैं मैम आप उर्दू? RER और SER. अब RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER is smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum है ना. तो हमारा RER में क्या होता है? जैसे हमारे ये हमारा क्या है? वो गंदा बना दिया मैंने. फ्री हैंड टार्ट मुझसे नहीं होती, टाइम ही लगता है मुझसे. हाँ चलो, बहुत हद तक सही बना दिया मैंने. ये ER बनाया, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है. अब इस पे मैंने छोटे छोटे बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर जो तुमको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं राइबोसोम. इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम. और ये जो राइबोसोम है, ये इसका स्ट्रक्चर को देखने में रफ बना दे रहे हैं. ये क्या है? राइबोसोम है. राइबोसोम है. ये क्या बना दे रहे हैं? इसकी प्रेजेंस को रफ बना दे रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. SER में ऐसा कुछ नहीं होता. SER में ऐसा कुछ नहीं होता. ये नॉर्मल है ना. तो राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन बनाना. क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं. प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को. तो RER का मेजर काम क्या हो गया? प्रोटीन बनाना. ठीक 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 ठीक, इधर आते हैं. RER has ribosome attached to itself, giving it a rough appearance. SER lacks ribosome and thus appears smooth. ठीक है. ER forms the supporting framework of the cell. Supporting framework का काम है. और किसकी तरह काम है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम है. हेल्प करता है मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर. एक पार्ट से दूसरे पार्ट ले जाने में काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है. RER मतलब RER में रफ ER क्या करेगा? उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होगा, वो राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. चलो, राइबोसोम्स आर स्मॉल न्यूमरस ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल. सेल के अंदर है. ठीक. फ्रीली स्कैटर्ड हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में, या अटैच्ड हो सकते हैं किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. और क्या बनाएंगे? RER बनाएंगे. देखो राइबोसोम क्या होता है? दो यूनिट से बनके बना होता है. दो, एक लार्जर सब यूनिट होती है, स्मॉलर सब यूनिट होती है. लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट से मिलके क्या बनता है? हमारा राइबोसोम. और इस राइबोसोम में क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्टर. ठीक है. द मेन फंक्शन इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन. द मेन फंक्शन इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन. फिर बात करते हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. ये तो विशाल सर भी हमको बता ही देते हैं. विशाल सर को ये याद है. अगर तुम लोग को नहीं याद हुआ तो तुम लोग क्या ही बोले. बहुत ईजी चीज. अगर मैं विशाल सर से कहती हूँ सर आपको बायो में क्या आता है, विशाल सर कहते हैं मैम मुझे एक चीज आती है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. मैंने कहा ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है हमारे सेल का. मतलब क्या करेगा? पावर बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, एनर्जी देगा. चलो, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्फेरिकल और रॉड शेप्ड और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. डबल मेम्ब्रेन होंगे. कैसे होंगे? डबल मेम्ब्रेन. देखो एक एक एक. रुक जाओ, तुम लोगों को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं. देखो एक ये मेम्ब्रेन है, ये वाली, और एक ये मेम्ब्रेन है. ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. आउटर और इनर. ठीक है ठीक है ठीक है. और with the inner membrane folds into finger like projection. इनर जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक. इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में फोल्ड होने लग जाती है. अब इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टिंग. क्या बोलते हैं? क्रिस्टिंग.
ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया एट द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होगा कि हमारा ग्लूकोज टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जरूरी नहीं है, कभी कभार एब्सेंस में भी होता है। और क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी बनाएगा, है ना। वेयर फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये एनर्जी करेंसी बनाता है। एनर्जी करेंसी इसकी क्या है, जैसे कि इसकी एनर्जी करेंसी इज एटीपी, एटीपी, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही हमें क्या देता है, एक्टिव, मतलब हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एडिनोसिन ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन आता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस किससे बना होता है, मेड अप ऑफ स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, छोटे छोटे झोले लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टिब्यूल्स, वेसिकल्स, यूजुअली लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास, ठीक है। इट मे अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में दिखता है, छोटे छोटे फिलामेंट्स या रॉड। इज बिलीव्ड टू ओरिजिनेट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहां से बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ है। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ hollow tubular structure with membranous wall, wall है, along with small vesicles and vacuole, vacuole के साथ है, ठीक। मेन फंक्शन क्या है, is to process, packaging, store, transport। क्या करेगा, पैकेज करेगा, स्टोर करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा, पैकेज, स्टोर और ट्रांसपोर्ट, ये इनका काम है हमारे किसका, गोल्जी एपरेटस का। स्पेशली इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स और अदर सेलुलर प्रोडक्ट। तो क्या ज्यादातर करेगा, सिक्रीशन करेगा, हार्मोन का, एंजाइम्स का। और अगर हम लोग बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं या पैकेजिंग सेंटर भी बोलते हैं। इसको डिलीवरिंग सिस्टम बोलते हैं या पैकेजिंग सेंटर भी बोलते हैं, ठीक ठीक ठीक। अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल, दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग, क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग, ठीक। ये कैसा है, स्मॉल है, मेम्ब्रेन बाउंड में ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनल है, ऑर्गेनिज्म बोल दो तो कभी कभार ले लेना, ऑर्गेनल्स बोल रही हूँ अभी के लिए, है ना। कंटेनिंग डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इसके अंदर, और ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, दे ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस दैट एंटर द सेल। फालतू का कोई इंसान आया और वो उसके जान पहचान का नहीं, खा जाएगा, उसको खा जाएगा। अब जब तुम भूखे हो तो लाइसोसोम क्या करता है, जो फूड तुम्हारा स्टोर्ड है उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी बनाता है, उसको क्या डाइजेस्ट करके एनर्जी बनाता है। और ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है वॉन आउट, और जो हमारे डैमेज सेल ऑर्गेनल्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, वॉन आउट, वो क्या कर देता है, डैमेज और वॉन आउट सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम है। फिर इफ अ सेल इन सीवियर डैमेज, ज्यादा डैमेज में है, तो ये क्या करेगा, ये खुद भी अपने आप को इनगल्फ कर लेगा पूरे सेल के साथ। लाइसोसोम में डाइजेस्ट द एंटायर सेल बाय रिलीजिंग देयर एंजाइम, एंटायर सेल पूरा पूरा अपना खुद, और सेल खुद भी तो जाएगा सेल के साथ, तो उसको भी क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइड बैग, क्योंकि खुद भी मर गया, खुद भी मर गया, है ना। अब उसने कुछ ऐसा नहीं करा कि कुछ अजीब है, मतलब लाइक सिर्फ दूसरों को मार रहा है, कभी कभार खुद भी मर जा रहा है पूरे सेल को मारने के चक्कर में। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स, अब देखो मैंने बोला नए सेल हमेशा अराइज होंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पुराने सेल से। कैसे, एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है सेंट्रोसोम, जिसका नाम है सेंट्रोसोम। किसमें मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में। और कहाँ होगा, लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास। इट इज द रीजन फ्रॉम विच स्पिंडल फाइबर बिगिंस। अभी जब तुम 10th क्लास में जाओगे तो तुम जानोगे इनसे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है ऐसा। इसमें सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पे, है ना। आर फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिविजन, ठीक, माइटोसिस और मियोसिस। The centrosome contains 2 centrioles, 2 centrioles बनाए। सेंट्रियोल कहेंगे कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे, सिलिंड्रिकल बंडल है किसके, माइक्रोफिलामेंट्स के, ठीक। एक दूसरे के कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अब ये क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, अब ये क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। और ड्यू टू परपेंडिकुलर अरेंजमेंट दे अपीयर्स इन द कैरेक्टरिस्टिक शेप अंडर द माइक्रोस्कोप। जब तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो तुमको परपेंडिकुलर चीज दिख जाएंगी, तुम कहते हो अरे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स। और प्लांट्स में सेंट्रोसोम नहीं होते, ना ही सेंट्रियोल्स होते हैं,
प्लांट्स में सेंट्रोसोम नहीं होते, ना ही सेंट्रियोल्स होते हैं। प्लास्टिड की बात करते हैं। ये क्या है? प्लास्टिड एक ऐसा स्पेशल सेल ऑर्गेनेल है जो कि किसमें मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा। ज्यादा करके क्या प्रोवाइड करता है? पिगमेंट प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है, कुछ कुछ स्टोरेज में भी काम करते हैं, है ना। ओवल, स्फेरिकल और डिस्क लाइक होगा, ओवल, स्फेरिकल और डिस्क लाइक। और क्या करेगा? बेस्ड ऑन द पिगमेंट दे कंटेन, प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप। कौन सा कलर कंटेन कर रहे हैं उसके हिसाब से 3 टाइप के हैं। ल्यूको, क्रोमो, क्लोरो। ल्यूको, क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको, क्रोमो, क्लोरो। ठीक। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? कलरलेस होता है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। ये किसके लिए काम आता है? स्टोरेज के लिए, फूड को स्टोर करता है। अमाइलोप्लास्ट, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। अमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करेगा, एलियोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? हमारा फैट स्टोर करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमाइलो, प्रोटीनो, एलियो, फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को स्टोरेज। फिर आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इज फॉर कलर, जो हमें जैसे येलो कलर दिख रहा है, जो हमें ऑरेंज कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, वो किसकी वजह से दिखता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से दिखता है। कॉमनली फाउंड इन फ्लावर पेटल्स, फ्रूट्स। उसमें मेन पिगमेंट क्या है? ज़ेंथोफिल जो कि येलो कलर देगा, कैरोटीन जो कि ऑरेंज और रेड पिगमेंट देगा, फिर एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन जो कि क्या देता है? ब्लू, वायलेट, पर्पल पिगमेंट देता है। वो कहाँ नहीं प्रेजेंट होता? इस प्लास्टिड के अंदर तो नहीं प्रेजेंट होता, वो डिसॉल्व होता है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म सेल सैप में। फिर आता है हमारा तीसरा क्लोरोप्लास्ट, जो बहुत काम का है। ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना, खाना बनाने में हेल्प कर रहा है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल, जो इसको ग्रीन कलर दे रहा है, जो इसको ग्रीन कलर दे रहा है, abundant green part of the plant, especially leaf. The main function is to trap light, absorb करना कार्बन डाइऑक्साइड for photosynthesis, और क्या करना? स्टार्च बनाना, शुगर बनाना। और हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास डीएनए होता है, तो इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड कर सकता है इंडिपेंडेंटली। तो डिपेंड नहीं करता कि जब सेल डिवाइड करेगा तभी करेगा, या आराम से अपने आप भी डिवाइड कर सकता है। देन आता है सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स की बात करें तो भैया हमारे नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो हमारे सेल में प्रेजेंट है, जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसमें पहला है ग्रेन्यूल्स, छोटे 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 स्मॉल पार्टिकल्स पूरे हमारे किसमें? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? मेनली स्टोर होते हैं, कुछ किसी ना किसी को स्टोर करे होते हैं, स्टोरेज मटेरियल होता है ना। These are the small particles found scattered throughout the cytoplasm. पूरे साइटोप्लाज्म में the mainly serve as the storage particle material for the cell. Cell के लिए storage material. Granules contain food reserves such as starch, ग्लाइकोजन और फैट्स, स्टार्च, ग्लाइकोजन और फैट्स। तो ये सारी चीजें कंट्रोल करते हैं और क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। देन आता है वैक्यूल्स। देन आता है वैक्यूल्स, दूसरा हमारा इंक्लूजन जो कि डेड है, ठीक है, नॉन लिविंग। दीज आर सेल मेम्ब्रेन, सेल क्लियर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। किससे फिल्ड होगी? वाटर से, और वेरियस अलग अलग सब्सटेंसेस उसके अंदर डिसॉल्व होंगे। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर मैंने ये प्लांट सेल बनाया, इस प्लांट सेल में 90% ऑफ द स्पेस कौन कैटर कर देगा? वैक्यूल, है ना। The fluid present inside the vacuole is called cell sap. Cell sap. Vacuole के अंदर जो fluid है cell sap बोलते हैं। Animal cell have small, अगर होंगे तो बहुत छोटे होंगे, और fewer vacuole, बहुत कम होंगे, या तो नहीं होते ज्यादातर, ठीक है। Vacuoles mainly help in the storage of water, food, other substances, help in maintaining turgidity. Turgid बनाने में help करता है, एक firmness देने में help करता है कि सेल का शेप ना चेंज हो। फिर आता है हमारा मेन पार्ट, कंट्रोल सेंटर। इसको बोलते हैं माइंड ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। पूरी चीजें कंट्रोल करता है, ठीक है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, often called है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल या मैनेजर ऑफ द सेल। ठीक ठीक ठीक। इट रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट ऑल, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है सबको कोऑर्डिनेट करेगा। और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सेल डिवीजन में, है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है? जीन्स है। इसके अंदर क्या है? जीन्स है। जीन्स हमें अपनी मम्मी पापा से मिलते हैं इनहेरिटेंस में, विच आर
रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी या इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर, कोई भी करेक्टर, जैसे मेरा एक करेक्टर जो मेरे बालों का टेक्सचर है वो मुझे मेरे पापा से मिला है ना, तो ये जो टेक्सचर है ये मुझे कहाँ से मिला, यही जीन की मदद से मिला है ना। तो ये जीन क्या करते हैं, ये जीन किसी ना किसी प्रोटीन को कोड करेंगे, ये जीन किसी ना प्रोटीन को कोड करेगा, और वो प्रोटीन क्या करता है, उसे अपने करेक्टर को शो कराता है, वो करेक्टर को शो कराएगा। फिर स्ट्रक्चर क्या है हमारे न्यूक्लियस का, तो हम लोग न्यूक्लियस की बात करें, इट इज यूजुअली स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म, सेंटर में होता है एनिमल में ज्यादातर, ठीक। इट इज सराउंडेड बाय अ डेलिकेट डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर होगी हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस कंटेन अ डेंस फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको क्या बोलते हो, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हो, अभी मैंने तुम लोग को बता ही दिया था पहले। विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर, जिससे हमारे क्या बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं, ऐसे 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अभी अनकॉइल्ड है, जब ये बहुत कंडेंस होने लग जाएंगे तब ये क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे। और क्रोमोसोम कब बनाते हैं, जब सेल डिवाइड होता है, जब सेल डिवाइड होता है तब ये क्रोमोसोम बनाते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस एंड बिकम थिक, और इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हो, इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हो। फिर आया न्यूक्लियोलस, ये मेन पार्ट देखो, न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, ईच न्यूक्लियस कंटेन वन at least one nucleolus, though some cells have many more than one, बहुत ज्यादा है। The number of nucleoli is fixed for a particular type of cell, हर type of cell के लिए fixed है। Nucleolus helps in protein synthesis, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, राइबोसोम होगा, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अब देखो दो टाइप के सेल्स बनते हैं इससे बनता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है कि अभी तो तुमने पढ़ा कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अराउंड अगर एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। तो उनका जो न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्लो कर रहा होता है, और उस जहाँ एक जगह होता है एकदम सेंटर पे, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियॉइड। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉइड। सॉरी, न्यूक्लियॉइड। प्रोकैरियोटिक सेल की बात बताएं, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। फिर इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, इसमें प्रेजेंट होगी और डबल लेयर होगी। जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन फाइबर लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, क्या बनाएगा, न्यूक्लियोइड बनाएगा और इनक्लोज होगी न्यूक्लियस के अंदर। फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी एब्सेंट होंगे इसमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब, है ना। सेल साइज क्या होगा, जनरली स्मॉल होगा, सिंपल होगा, या जनरली लार्ज होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्रोमोसोम सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होगा, मल्टीपल और लीनियर क्रोमोसोम हो सकता है। सेल डिवीजन सिंपल होगा, बाइनरी डिवीजन से उसमें माइटोसिस और मियोसिस से। एग्जांपल में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्ट सब है। चलो अब हम लोग धीरे धीरे ये चैप्टर की एंडिंग पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो भैया एक स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहता है, फिक्स। ह्यूमंस के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, फिक्स्ड, ठीक। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अस ईच स्पीशी फिक्स्ड है। All the body cells of the organism contain the same number of cells except reproductive cells मतलब हमारा स्पर्म और ओवम, है ना। फिर बात करें ह्यूमन के पास कितने होते हैं, 46 होते हैं, मतलब 23 इन पेयर्स, है ना। डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच रिमेन कांस्टेंट ऑन देयर स्पीशीज, उस स्पीशी के लिए वो कांस्टेंट रहेगा। फिर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे एस्कैरिसिस में 2 होते हैं, गार्डन पी में 14 होते हैं, अनियन में 16 होते हैं, हनी बी में 32 होते हैं, लायन में 38 होते हैं। अब तुम ये देख सकते हो कि ये डिपेंड नहीं करता कि साइज क्या है उस ऑर्गेनिज्म का, क्रोमोसोम उस पे उतने नहीं होंगे, है ना। वो डिपेंड करता है, वो किसी और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्रोमोसोम का नंबर साइज पे तो डिपेंड नहीं करता है। फिर बात करते हैं, थोड़ा क्रोमोसोम की बात ही कर लेते हैं। क्रोमोसोम क्या कैरी करते हैं, हमारा हेरिडिटी मटेरियल, दैट इज जीन, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, हमें पेरेंट से मिलेगा, है ना, थ्रू द फ्यूजन ऑफ द मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम या एग। अब क्रोमोसोम जो होते हैं वो बनते किससे, क्रोमैटिड से,
ये मैंने कहा ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जब हमारा क्या होगा, डिवीजन होगा तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉइल हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा, है ना, ठीक। विच कंटेन हेरिडिटी यूनिट कॉल्ड जीन। जीन आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, डीएनए ये जो हमारा ये क्रोमोसोम है ये किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है ना। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, द केमिकल मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, तुम्हें क्या मिला। अब ये विरासत क्या है, ये विरासत है कैरेक्टर्स की, नॉट पैसे वाली, है ना, ठीक। जीन नॉट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नंबर नहीं डिटरमाइन करेगा। डिफरेंस विच वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट डिफरेंट जीन लीडिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। जैसे कि लायन, टाइगर और हाउस कैट, तीनों में 38 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बट सारे डिफरेंट दिखते हैं। तुमको लायन अलग दिखता है, टाइगर अलग दिखता है, कैट अलग दिखती है ना, क्योंकि उनका जीन क्या होता है, अलग। अब ये हमारे किस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, दैट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें तो देखो, प्लांट सेल में क्या होगा, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, इसमें सेल वॉल होगी, यहाँ लिखती जा रही हूँ, सेल वॉल होगी। देन हमारा प्लास्टिड्स होंगी, प्लास्टिड्स होंगी, हमारा वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, एक मिनट रुको, इसमें हमारा प्लास्टिड और इसमें हमारा क्या नहीं होगा, सेंट्रोजोम नहीं होगा, नो सेंट्रोजोम, इसमें होगा सेंट्रोजोम, है ना। इसमें हमारा वैक्यूल बड़ा होगा, वैक्यूल होगा, लार्ज वैक्यूल, वैक्यूल इज लार्ज, और इसमें क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी, सिर्फ सेल वॉल नहीं होगी, और इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होगी, इसमें सेंट्रोजोम प्रेजेंट होगा, इसमें वैक्यूल स्मॉल होगा अगर प्रेजेंट होगा तो। ये देखो सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसमें एब्सेंट होती है। शेप यूजुअली फिक्स्ड रेक्टेंगुलर, उसमें इरेगुलर मतलब राउंडेड होती है ज्यादातर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी बिनीथ द सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी पर आउटर मोस्ट कवरिंग है। फिर इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे, इसमें एब्सेंट होगी। इसमें वैक्यूल्स एक होगा और बहुत बड़ा होगा, उसी को बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। इसमें छोटे छोटे टेम्परेरी होंगे, फ्यू इन नंबर होंगे। सेंट्रोजोम सेंट्रियोल्स एब्सेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस की पोजीशन टुवर्ड्स द साइड ऑफ द वैक्यूल, मतलब बड़ा सा वैक्यूल है, इसके साइड में होगी, इसमें सेंटर में होती है। फिर फूड रिजर्व, स्टार्च स्टोर्ड होता है, इसमें हमारे में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। फिर सेल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर बनेगा और विदाउट सेंट्रियोल्स बनेगा, इसमें स्पिंडल फाइबर बनेगा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रियोल्स। और रिजिडिटी, ये भैया ज्यादा रिजिड होते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है, और दूसरे चैप्टर में हम लोगों को टिश्यूज पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया है, समझ में आया होगा मुझे पता है। और नोट्स तुमने जरूर बनाए होंगे, इस बात को मैं जानती हूँ कि नोट्स नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि भैया अपने नोट्स से जो पढ़ाई होती है दूसरों के नोट्स से नहीं होती। मांग के तुम भले ही पढ़ लो पर मजा नहीं आती कभी, ठीक है। तो नोट्स बनाना और अच्छी तरह से इसको रिवाइज करना। इस पीडीएफ का लिंक मैं तुम लोगों को भेज दूंगी ग्रुप पे, मतलब ग्रुप पे क्या हमारे डिस्क्रिप्शन में ही पड़ा होगा या पिन कमेंट में पड़ा होगा, आप लोग उससे डाउनलोड कर लेना, पढ़ना जरूर, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। 9th में अगर कंसिस्टेंट रहे तो 10th में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ये बात दिमाग में डाल लो। तो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, बाय बाय।